मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रोहित, आप अभी तक निकले या नहीं? मैं निकल गया हूँ रीना, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज का दिन ही खराब है। ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप आने लगा तो रास्ते में ऑटो पंचर हो गया। बड़ी मुश्किल से पंचर बनवाकर ऑटो वाले ने मुझे बस स्टॉप छोड़ा, तो इतने में यहाँ से रानीपुर जाने वाली आखिरी बस निकल गई। अब दिन ढल चुका है और शहर से बाहर इस छोटे से बस स्टॉप पर मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ। तुम जानते हो कि यहाँ बस स्टॉप बिल्कुल जंगल के किनारे बना हुआ है। दिन ढलते ही यहाँ पर जंगली सियारों के रोने की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई है। क्या? अगर बस निकल गई तो फिर आप कैसे आ पाएंगे? मुझे लग रहा है ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी आ जाइए। मैं अकेले कैसे सब कुछ संभालूंगी? तुम चिंता मत करो रीना, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ, चाहे जो भी करना पड़े। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश करता हूँ। रोहित हैरान परेशान सा बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुनसान से बस स्टॉप पर यूं अचानक किसी अनजान व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख देने से रोहित कांप उठा था। कौन? क्या चाहिए आपको? रोहित ने देखा उसके पास में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने बड़े ही मैले और बदरंग कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे दूर कहीं शून्य की ओर देख रही हूं। चेहरे पर न जाने कैसी मनहूसियत छाई थी कि उसे देखकर रोहित कुछ असहज सा हो गया था। मैं पास के शमशान का चौकीदार हूँ, सालों से इसी शमशान की चौकीदारी कर रहा हूँ। मेरी आंखों ने न जाने कितने ही इंसानी शरीरों को राख में बदलते हुए देखा है। न जाने क्यों इस मिट्टी के शरीर से आदमी इतना मोह करता है। इस आदमी की बातें रोहित को थोड़ा असहज कर रही थी, इसलिए वह उससे थोड़ा गैप बनाकर खड़ा हो जाता है। रानीपुर जाना चाहते हो? आपको कैसे पता कि मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी पत्नी की हालत नाजुक है, कभी भी बच्चा दुनिया में आ सकता है। तुम्हें यहाँ ज्यादा समय इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं तो आज पहली बार आपसे मिला हूँ, आप मेरे बारे में इतनी बातें कैसे जानते हैं? कौन हो तुम? कोई जादू टोना जानते हो क्या? उस आदमी की विस्मयकारी बातें सुनकर रोहित की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। तुम शहर के लोग बड़े ही मूर्ख होते हो। अभी तुम ही गला फाड़ फाड़ कर फोन पर अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। तुम्हारी आवाज सिर्फ मैंने नहीं, शमशान के मुर्दों ने भी सुन ली है। क्या बात कर रहे हो? मुर्दे भला किसी की बात कैसे सुन सकते हैं? अच्छा, ये बताओ, रानीपुर जाना चाहते हो या नहीं? जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है और मैं यहाँ बस के इंतजार में खड़ा हुआ हूँ। देखो, रानीपुर के लिए बस दिन में 2 बार ही जाती है। शाम की बस निकल गई है और सुबह की बस कल 5 बजे मिलेगी। लेकिन शायद तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। एक रास्ता है, बगल में ये जंगल देख रहे हो, इसमें से होकर एक संकरा रास्ता जाता है जो आगे जाकर उधमपुर पर मिलता है। आगे की सड़क काफी टूटी फूटी है, जिसके कारण बस को भी उधमपुर पहुंचने में अभी 2 घंटे का समय लग जाएगा। अगर तुम तेजी से जाओ तो बस के पहुंचने से पहले इस शॉर्टकट रास्ते की मदद से तुम उधमपुर पहुंच सकते हो और वहां से बस पकड़कर अपने गांव रानीपुर जा सकते हो। लेकिन इतनी रात को सुनसान जंगल में अकेला कैसे जा सकता हूँ? देख लो, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे लिए घर पहुंचना कितना जरूरी है। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब उस पर चलना न चलना तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर वह बूढ़ा वहां से बड़बड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस आदमी पर भरोसा करके जंगल के रास्ते से उधमपुर के लिए निकल जाऊं या फिर सुबह तक यहाँ खड़े होकर अगली बस के आने का इंतजार करूं। अब इतनी रात को यहाँ से वापस शहर की ओर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। यहाँ खड़े रहकर सुबह होने का इंतजार करने की बजाय मैं जंगल के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पूरी रात खड़े रहना भी सुरक्षित नहीं है।
क्योंकि चारों ओर सिर्फ घना जंगल है। ऐसा सोचकर रोहित जंगल के रास्ते से उधमपुर की ओर निकल जाता है। रोहित ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा। घड़ी में अभी शाम के 7:30 बजे थे, लेकिन उसे सुनसान जंगल में साएं साएं और जंगली जानवरों के रोने की आवाज के कारण माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बजे का समय हो। डरावनी आवाजों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना रोहित तेजी से पतले रास्ते पर चला जा रहा था। वह कुछ ही दूर चला होगा कि अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई साया बहुत तेजी से वहां से निकल गया हो। सुनसान जंगल में अचानक से किसी के उसके पास से होकर गुजरने के एहसास से उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। हैरान होकर रोहित ने फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अपने पीछे उस काले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कांपते कदमों से वह फिर से जंगल में आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने पीछे से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। रोहित ने चौंक कर पीछे देखा। उसके पीछे से रानीपुर डिपो की बस हॉर्न बजाती हुई चली आ रही थी। रोहित के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में अचानक से बस कहां से आ गई? रोहित ने बस के सामने खड़े होकर हाथ हिलाया तो बस उसके पास आकर ठहर गई। रोहित लपक कर बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद रोहित ने महसूस किया कि बस में सिर्फ कुछ गिने चुने पैसेंजर्स ही बैठे हैं। जितने भी पैसेंजर्स बस में थे उन सबके चेहरे और हाव भाव रोहित को कुछ सामान्य नहीं लग रहे थे। ना तो वे कुछ बोल रहे थे, ना ही पलके झपका रहे थे। उनकी पथराई बेजान सी आंखें भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। अरे भैया, मैं तो कितनी देर से बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, लेकिन एक आदमी ने बताया कि बस जा चुकी है। फिर आप अचानक कैसे आ गए? उधर सड़क खराब थी, इसलिए हमने जंगल के रास्ते पर बस घुमा ली। उधर कुछ खुदाई का काम चल रहा है। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं कम से कम समय से अपने घर तो पहुंच जाऊंगा। रोहित ने महसूस किया कि बस में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए हैं और वो अभी भी एक ही दिशा में देखे जा रहे थे। रोहित जाकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। रोहित जितना भी उन लोगों से ध्यान हटाने की कोशिश करता है, बार बार उसकी नजर पीछे बैठे लोगों पर ही पड़ती। बार बार उसे ऐसा लगता जैसे वो लोग उसे ही घूर रहे हों। रोहित अब कुछ असहज सा महसूस कर रहा था। इस सुनसान जंगल में तुम अकेले कहाँ जा रहे थे भाई? मुझे रानीपुर जाना था। जब मेरी बस छूट गई तो एक बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट पड़ता है। अगर मैं शॉर्टकट से जाऊं तो बस को रास्ते में उधमपुर से पकड़ सकता हूं, इसीलिए मैं उधमपुर की ओर जा रहा था। रोहित की बात सुनकर बस में बैठे सभी पैसेंजर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए उनका चेहरा बहुत ही भयानक लगने लगा था। लेकिन आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या बात है? ये रास्ता उधमपुर की ओर नहीं बल्कि नरक की ओर जाता है। नरक कैसा होता है जानते हो? घबराओ नहीं, इसका एहसास तुम्हें बहुत जल्दी ही होने वाला है। कंडक्टर की बात सुनकर रोहित को पहले से भी ज्यादा डर लगने लगता है। बस रोको, मुझे नीचे उतरने दो। मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊंगा। इस बस में अपनी मर्जी से बैठ तो सकते हैं, लेकिन उतर नहीं सकते। अब तो ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहता हूँ बस को रोको। रोहित तेज आवाज में बार बार बस को रोकने के लिए कहने लगता है। अचानक ही बस में पीछे बैठे सारे पैसेंजर्स गायब हो जाते हैं और उसके बाद बारी बारी से बस की खिड़की पर लगे कांच टूट टूट कर गिरने लगते हैं। तभी बस के आगे का कांच एक तेज आवाज के साथ चटक जाता है। डर के मारे रोहित अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल जब वह आंखें खोलता है तो पाता है कि बस में बैठे सारे पैसेंजर्स अब उसके इर्द गिर्द खड़े हुए उसे एकटक घूर रहे हैं। डर लग रहा है ना? चलो, तुम्हारा डर कम करने के लिए तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। इस जंगल से उधमपुर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। 6 महीने पहले की बात है। मैं रानीपुर डिपो की बस लेकर निकला तो पता चला रानीपुर जाने वाले इकलौते कच्चे रास्ते पर खुदाई का काम हो रहा है, जिसके कारण बस आगे नहीं जा सकती थी। मैं सुंदरपुर के पास बस को साइड में लगाकर कुछ सोच रहा था कि एक अधेड़ आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे जंगल के रास्ते आगे जाने का सुझाव दिया।
तुम्हारी तरह मैंने भी उस आदमी पर भरोसा कर लिया और इस रास्ते की ओर चला आया। ये कोई आम रास्ता नहीं है। इस रास्ते के चप्पे चप्पे पर प्रीतों का डेरा है। तुमने भी महसूस तो किया ही होगा कि कोई तुम्हें छिपकर देख रहा है या तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। मैं बस लेकर यहाँ आया तो जरूर था, लेकिन कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। यकीन ना हो तो नजर घुमाकर बाहर की तरफ देख लो। कंडक्टर की बात सुनकर रोहित बस की हेडलाइट की रोशनी में आसपास देखने की कोशिश करता है। जगह जगह पर पेड़ों से कुछ भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उल्टी लटकी हुई नजर आ रही थी। आप चिंता मत करो, मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर जाऊंगा। हम मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब कोई इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, तू भी नहीं। उस रात बस में बैठी सवारियां सहित हम दोनों भी उन प्रेतों का शिकार बन गए थे। ये देखो हमारी कैसी हालत हो गई है। कंडक्टर के इतना कहते ही बस को एक जोरदार झटका लगता है और ड्राइवर बस रोक देता है। रोहित की नजर सामने सड़क की ओर जाती है। हे भगवान, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे जंगल में भेजा था। ये यहाँ कैसे आ गया? इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, सड़क पर खड़े हुए उस आदमी का चेहरा एक भयानक चेहरे में बदलने लगा और उसने अपना एक हाथ उस बस की ओर उठा दिया। उसके ऐसा करते ही बस में आग की लपटें उठने लगी। सामने रास्ते पर खड़ा हुआ व्यक्ति अब जोर जोर से हंस रहा था। बस में बैठे यात्री उस आग के बीच में बैठ जोर जोर से चीख रहे थे। उनकी चीखने की आवाजें सुनकर रोहित पसीने से तरबतर हो जाता है और मन ही मन भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करने लगता है। मैं कहाँ हूँ? अरे आप अपने घर में हैं। न जाने कैसे आप रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। गांव के लोगों ने आपको देखा तो उठाकर घर तक ले आए। कल से बेहोश पड़े हुए थे, क्या हुआ था आपको? पत्नी के मुंह से सारी बात सुनकर रोहित सन्न रह गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जीवित अपने घर पहुंच गया है। वो आज भी इस पहेली को नहीं समझ पाया है कि उसकी आंख तो उस हॉन्टेड बस में बंद हुई थी, तो वो गांव वालों को रोड पर पड़ा कैसे मिला। ट्रेन में राहुल, करण, नताशा और सुष्मिता आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, टिकट। जैसे उन चारों ने टीटी को देखा, सब बेहद डर गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक मोटा सा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे का मांस इधर उधर लटक रहा था। उसके सर से उसका भेजा बाहर निकला हुआ था। वह टीटी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उन चारों को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो सारे के सारे डर से बेहोश हो गए। आधी रात का वक्त था। राहुल, करण, सुष्मिता और नताशा एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे। उनकी कार पंचर हो गई थी और सबका जोधपुर पहुंचना बहुत जरूरी था। वह स्टेशन के नाम पर उजाड़ वीरान खंडहर था, जहां सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। उन्हें रास्ते में किसी ने बताया था कि रात को इस स्टेशन से एक गाड़ी जोधपुर के लिए जाती है। सुष्मिता और नताशा का मूड बेहद खराब था। सर्दी बढ़ गई थी, हवा ठंडी चल रही थी। मैंने तुमसे मना किया था ना अपनी खटारा कार लाने के लिए। अब इसमें मेरी कार की क्या गलती? दिल्ली से यहाँ तक तो सही सलामत चलकर आई है। उन दोनों की बात पर राहुल ने हंसते हुए कहा, अब गुस्सा छोड़ो नताशा, इसमें करण की कोई गलती नहीं है। राहुल ने यह कहा ही था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब सा शोर होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। बिजली बुरी तरह से कौंधने लगी। अचानक आए इस मौसम के परिवर्तन से नताशा और सुष्मिता बुरी तरह से घबरा गईं। अभी तक तो मौसम बिल्कुल सही था, ये अचानक मौसम को हो क्या गया? ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज तूफानी बारिश होने वाली हो। तभी एक बवंडर सा उठा। उस बवंडर को देखकर राहुल और करण भी बुरी तरह से घबरा गए, मगर देखते ही देखते वह बवंडर अचानक शांत हो गया और मौसम भी बिल्कुल सही हो गया। लग रहा था मानो कि मौसम खराब हुआ ही ना हो। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर हैरत से देखने लगे। कड़ाके की सर्दी में राहुल और करण के चेहरे पर पसीना टपकने लगा। नताशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उनको पीछे से एक बूढ़े आदमी की भारी आवाज आई, तुम लोग इस सुनसान रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर चारों उस बूढ़े को देखने लगे। उन सब ने देखा
कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ उनको घूर रहा था। वह काले रंग की शॉल ओढ़ा हुआ था और उसने अपने चेहरा शॉल से ढक रखा था। रात के अंधेरे में उस बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक थी। उस बूढ़े की आंखें चमक रही थी। नताशा और सुष्मिता उस बूढ़े को देखकर बुरी तरह से घबरा गईं। हम यहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हमें आज रात ही जोधपुर पहुँचना है। फिर तो तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। कुछ ही देर के बाद एक ट्रेन आने वाली है जो तुम्हें सीधे जोधपुर छोड़ देगी। उस बूढ़े ने यह बोला ही था कि अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। वो चारों पटरी की ओर देखने लगे। लगता है ट्रेन आ गई। हाँ यार सुष्मिता, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। वो चारों उस बूढ़े को धन्यवाद करने के लिए जैसे ही मुड़े तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर उन चारों की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। कुछ सेकंड पहले तो वो बूढ़ा यही था, अचानक कहाँ चला गया? हो सकता है कि ट्रेन की वजह से हम ध्यान ना दे पाए हों। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुक गई। वो सब लोग उस ट्रेन के अंदर चढ़ गए और चारों एक सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में ट्रेन वहां से चल दी। राहुल और करण ट्रेन के अंदर बैठे बैठे इधर उधर देखने लगे। ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में बहुत कम लोग ही बैठे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चारों के अलावा इस ट्रेन में कोई है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, तुम देख नहीं रही? हम जिस कंपार्टमेंट में बैठे हैं वहाँ कुछ और यात्री भी है। हाँ देख रही हूँ, लेकिन उनका होना या ना होना बराबर है। एक तो सभी गांव के हैं, ऊपर से सब बुत बनकर बैठे हुए हैं। टाइम कितना हुआ है? राहुल ने घड़ी देखते हुए कहा, इस वक्त रात के 2 बजे हैं। सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। तभी अचानक सुष्मिता ने देखा कि एक व्यक्ति अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और वो उन चारों को घूर कर देखने लगा। अचानक से वो व्यक्ति दरवाजे की ओर भागा और उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। ये मंजर देखकर सुष्मिता और नताशा की चीख निकल गई। वो देखो, उस आदमी ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। मगर उन चारों ने देखा उस कंपार्टमेंट में किसी भी इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो सब अपनी सीट पर भूत बने बैठे थे। ये देखकर उन चारों को बहुत अजीब लगा। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तेरी बात सही है यार, मुझे भी बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। एक इंसान चलती ट्रेन से कूद गया और यहाँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है। तभी अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, टिकट। वो उस ट्रेन का टीटी था। जैसे उन चारों ने टीटी को देखा सब बेहद डर गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक मोटा सा व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसके चेहरे का मांस इधर उधर लटक रहा था। उसके सर से उसका भेजा बाहर निकला हुआ था। वह टीटी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उन चारों को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो सारे के सारे डर से बेहोश हो गए। कुछ देर बाद राहुल होश में आ गया। उसने देखा उसके दोस्त सीट पर बैठे हुए सो रहे थे। राहुल ने उन तीनों को उठाया। वो तीनों चौंक कर उठ गए और एक दूसरे के चेहरे हैरत से देखने लगे। उन चारों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई सपना देखा हो। तभी अचानक उन सबकी निगाह सीट पर सामने बैठे हुए एक व्यक्ति पर गई। ये वही व्यक्ति था जो कुछ देर पहले ट्रेन से कूद गया था। राहुल, ये तो वही व्यक्ति है जो कुछ देर पहले ट्रेन से कूद गया था। तुम सही कह रही हो नताशा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे अभी एक अजीब सा सपना दिखाई दिया। तुम्हें उस सपने में जरूर टीटी दिखाई दिया होगा जो दिखने में बड़ा भयानक था। हाँ, मुझे भी वही सपना दिखाई दिया। सुष्मिता की बात सुनकर राहुल के माथे पर पसीना आ गया। आखिर एक सपना 4 लोगों को कैसे आ सकता है? जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस व्यक्ति ने कुछ देर पहले हमारी आंखों के सामने ट्रेन से छलांग लगाई थी। समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले सपना देख रहे थे या अब सपना देख रहे हैं। अचानक करण को कुछ याद आया। उसने अपनी नजर अपनी घड़ी पर डाली। घड़ी को देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने सबकी ओर देखकर कहा, इस वक्त मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं। कुछ देर पहले जब हमने वक्त देखा था तब भी 2 ही बज रहे थे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो घुटन सी होने लगी है। मैं दरवाजे पर जा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ताजी हवा मिल सके। इतना कहकर राहुल दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की को देखकर राहुल की चीख निकल गई, क्योंकि उस लड़की की आंखें थी ही नहीं और उसका चेहरा कटा हुआ था। राहुल दौड़ता हुआ सीट पर बैठ गया। वो बताने ही वाला था कि तभी उन चारों के कानों में फिर से वही आवाज गूंजी, टिकट। जैसे ही उन चारों ने टीटी को देखा तो फिर से उन चारों के गले से चीख निकल गई। टीटी का चेहरा वैसा ही था जैसे कुछ देर पहले उन्हें दिखाई दिया था और वो उन्हें देखकर वैसे ही दरिंदे की तरह हंस रहा था।
कुछ देर पहले तुमने जो देखा था वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वो सच था। हमारी भूतिया ट्रेन में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर टीटी अचानक से गायब हो गया। नताशा और सुष्मिता चीखती हुई आगे की ओर भागी। तभी अचानक उन दोनों के पैर पीछे से किसी ने पकड़ लिए। जैसे ही उन दोनों ने पीछे देखा तो उन्होंने देखा उनके पैरों को दो बच्चों ने पकड़ा था, जिनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और जिनकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। उनके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। नताशा और सुष्मिता पूरी ताकत से अपना पैर उन बच्चों से छुड़ाने का प्रयास करने लगी, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम रही। कुछ ही पलों में वो बच्चे नताशा और सुष्मिता के बेहद करीब आ गए और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया। देखते ही देखते कंपार्टमेंट में जितने भी लोग मौजूद थे सब उठकर खड़े हो गए और एक साथ तेज कदमों के साथ चलते हुए उन सब ने नताशा और सुष्मिता को चारों ओर से घेर लिया। सुष्मिता और नताशा बुरी तरह से चीखने लगी। देखते ही देखते उन बच्चों ने नताशा और सुष्मिता को खाना शुरू कर दिया। वो दोनों दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी। नताशा और सुष्मिता का ये हाल देखकर राहुल और करण मदद के लिए जैसे ही जाने लगे, मगर वो जा ना सके। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। आखिर ये सब क्या है यार, हम कहाँ फंस गए? कौन है ये लोग? मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। हम हॉन्टेड ट्रेन में चढ़ गए हैं। अचानक उन दोनों के कानों में नताशा और सुष्मिता की दिल दहला देने वाली चीख टकराई। उन बच्चों ने नताशा और सुष्मिता के शरीर का लगभग पूरा मांस खा लिया था। वे मृत अवस्था में ट्रेन में पड़ी हुई थी। धीरे धीरे करके सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर वैसे ही बैठ गए जैसे वे पहले बैठे हुए थे। राहुल और करण नताशा और सुष्मिता को देखकर रोने लगे। उन्होंने फिर से भागने की कोशिश की। अचानक राहुल और करण को अपने हाथ पैरों में जाम आती हुई महसूस हुई। राहुल दौड़कर नताशा की ओर भागा कि अचानक ट्रेन की लाइट चली गई। सब तरफ अंधेरा छा गया। राहुल डर से अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। राहुल ने देखा जितने भी यात्री वहां पर बैठे हुए थे उन सब की आंखें चमक रही थी। अचानक लाइट आ गई, मगर राहुल ने देखा कि नताशा और सुष्मिता अब वहां पर नहीं थी। उनके कानों में सुष्मिता की आवाज आई। राहुल, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन यकीन मानो कि अब बहुत मजा आ रहा है। जैसे ही राहुल की नजर सामने गई, राहुल ने देखा उसके सामने सुष्मिता और नताशा के कंकाल खड़े हुए हंस रहे थे। राहुल को करण की चीखने की आवाज सुनाई दी। राहुल, सुष्मिता और नताशा मर चुकी हैं। यहाँ से बाहर निकलने की सोच, भाग यहाँ से। राहुल जैसे ही भागने के लिए बढ़ा, अचानक सुष्मिता और नताशा के कंकाल ने राहुल को पकड़ लिया और राहुल के सामने वही टीटी अचानक आकर खड़ा हो गया। सभी यात्रियों ने राहुल को घेर लिया और उन सब ने राहुल का मांस खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते राहुल का शरीर कंकाल में बदल गया। अब सब के सब करण की ओर घूरने लगे। करण बड़ी फुर्ती से ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गया और उसने चलती हुई ट्रेन में से छलांग लगा दी और एक जोरदार चीख करण की गूंज गई। सुबह उन चारों की लाश पटरी पर पड़ी हुई थी। पुलिस इनकी लाशों का मुआयना कर रही थी और कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठे थे। हवलदार, इनकी कार हमें यहाँ से थोड़ी दूर पहले पंचर मिली है। समझ में ये नहीं आता कि रात में तो ये स्टेशन वीरान रहता है। ये लोग यहाँ रात में क्या कर रहे थे? सर, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ना जाने कितने लोगों की लाशें हमें इसी पटरी पर मिली हैं। शायद ये एक राज ही रहेगा। पुलिस और हवलदार की बातें वहां के गांव वाले भी सुन रहे थे। उन्हीं गांव वालों में से एक गांव वाले ने इंस्पेक्टर से कहा, जरूर ये उस भूतिया ट्रेन में चढ़े होंगे साहब। मैं अपने बाप दादा के जमाने से सुनता चला आ रहा हूँ कि बहुत साल पहले एक ट्रेन का इसी जगह पर बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो ट्रेन रोज रात में यहाँ आती है और जो भी भूला भटका अनजान व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह व्यक्ति वहां से चला गया और थोड़ी दूर पर जाकर हंसने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जो उन चारों को रात में स्टेशन पर मिला था। आज की कहानी नीरज नाम के एक लड़के की है जो केरल के एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ खड़ा है। हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ? 3 साल पहले, उस समय नीरज की उम्र लगभग 23 साल की थी। दरअसल नीरज अपने बड़े भाई रमन के साथ
मामा के लड़के की शादी में जा रहा है और दोनों बस से मामा के गांव जा रहे हैं। उसके मामा के गांव जाते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि यह जंगल बहुत सारी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बात से नीरज और उसके भाई रमन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती है। वहां सड़क पर जगह जगह बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था, इस जंगल में ना आए। भैया, ये जगह जगह जंगल में ना आए के बोर्ड क्यों लगे हैं? ऐसा भी क्या है यहाँ? अरे तू भी कमाल की बात करता है। जंगल में जंगली जानवर होते हैं तो बोर्ड तो लगाएगी ही सरकार। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि जंगली जानवरों से सावधान रहे। छोड़ ना नीरज, हमें कौन सा यहाँ जाना है। कुछ देर बाद दोनों मामा के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आ गए तुम दोनों, बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी बहन और जीजाजी कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? मामा जी, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो इतने दूर सफर करके नहीं आ सकती और पापा भी घर पर ही उनका ध्यान रख रहे हैं। हाँ, तभी उन्होंने हम दोनों को भेज दिया। अरे भैया, आप दोनों आ गए, वाह क्या बात है। अब आएगा असली मजा तो। ये अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं बात कर लूंगा तुम्हारी माँ से। अब तुम दोनों कुछ खाओ पियो और खूब रौनक लगाओ शादी में। चलो नीरज और रमन भैया, हम चलकर जरा शादी की महफिल जमाएं और रौनक लगाएं। ये मजा आ गया आज तो, बहुत नाचे सब और खूब मनोरंजन भी किया सबने। शादी के अगले दिन रमन और नीरज अपना सामान पैक कर रहे हैं और वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहां नीरज के मामा आ जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई, तुम दोनों वापस जा रहे हो? हाँ मामा जी, शादी तो हो गई, अब जाना ही है। ये गैरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे असली काम तो शादी के बाद होता है, यहाँ सब संभालने में कौन मदद करेगा मेरी? ऐसी बात नहीं है मामा जी, मम्मी की भी तबीयत खराब है और पापा भी अकेले हैं ना। अच्छा ऐसा करते हैं रमन, तू यहाँ रह के मामा जी की मदद कर और मैं घर जाता हूँ, फिर तू आ जाना 4-5 दिनों में काम करवा के। हाँ, ये ठीक रहेगा। नीरज अपना सामान पैक करता है और बस स्टैंड के लिए निकल पड़ता है। गांव जाते वक्त तो उन दोनों को सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके साथ उसका भाई रमन भी था। लेकिन गांव से वापस लौटते वक्त नीरज अकेला था। नीरज पहली बार इतनी दूर अकेले सफर कर रहा था और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सफर काफी लंबा था और वो सफर करते करते काफी थक चुका था। इसी बीच उसे बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन उसकी बोतल का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो सोचता है कि जब बस कहीं रुकेगी तो वहीं से पानी भर लेगा। और तभी कुछ समय बाद एक छोटे से टी स्टॉल के पास बस रुकती है। नीरज काफी खुश हो गया था क्योंकि अब उसकी प्यास बुझने वाली थी। बस से उतरने के बाद वो अपने सिर को बाएं दाएं घुमाता है और देखता है कि वहां थोड़ी दूर पर एक नारियल पानी वाला है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी भरने के लिए कोई नल नहीं दिखता है। तो वो उस नारियल पानी वाले के पास जाता है। अरे क्या बात है भाई, बहुत सुनसान इलाका है, पानी तक नहीं दिख रहा है कहीं, यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आते तो हैं लेकिन अभी रात का समय है तो कम ही लोग दिखते हैं। बस ऐसा ही है भैया, पानी तो मेरे पास है, मुझे 2 बोतल मैं भर कर ला देता हूँ। पर तुम्हारे पास कहाँ है पानी? भाई यहाँ थोड़ा आगे जाकर नल लगा है, वहां से भर कर ला देता हूँ, आप चाहो तो साथ चल सकते हो। लेकिन मुझे तो जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तुम ही ले आओ पानी, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नारियल वाला बोतल भरने चला जाता है। नीरज इंतजार करने लगता है, लेकिन कुछ देर तक वो आदमी वापस नहीं आता है। नीरज भी उस रास्ते पर आगे चल पड़ता है। वह बस से दूर पहुंच जाता है। नीरज थोड़ा आगे जाता है तो वो आदमी उसे हाथ में बोतल लिए वापस आता दिखाई देता है। लो भाई, कहा था ना मैंने, पानी है यहाँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लो पी लो। नीरज बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह में पानी डालता है तभी वो पानी खून बन जाता है और वो नारियल वाला आदमी वहां से गायब हो जाता है। नीरज बहुत डर जाता है और बोतल को दूर फेंक देता है। तभी वो मुड़कर बस की तरफ भागता है और देखता है कि बस वहां नहीं होती और ना ही कोई टी स्टॉल और ना ही कोई लोग। वह एक सुनसान सड़क पर जंगल से घिरा हुआ अंधेरे में खड़ा है।
हेल्प, हेल्प, कोई है यहाँ? तभी उसे जंगल में थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। लगता है वहां कोई घर या लोग हैं। तभी रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं जाकर मदद मांगता हूँ। वह जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है वो रोशनी गायब हो जाती है। अचानक से उसे जंगल में एक स्त्री दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की उम्र करीब 5 साल की लग रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र करीब 28 साल की लग रही थी। नीरज को यह देखकर तो अच्छा लगा कि उसके अलावा कोई और भी उसके साथ है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो औरत जंगल में क्या कर रही थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं क्यों वो स्त्री बार बार नीरज को घूरे जा रही थी और उसका बच्चा भी उसे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर नीरज थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वह बच्चा तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बड़ी अजीब बात थी। जी, आप इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? चले जाओ यहाँ से तुम। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। देखिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए। वहाँ सड़क है, वहाँ से हमें मदद मिलेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। आप भी जंगलों में खो गई थी क्या? मैंने कहा ना कि चले जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? नीरज भी उसके पीछे जाता है और सड़क पर खड़ा रहता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई बस आ रही है, हम उसे रोक लेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम बस जाओ यहाँ से मुझसे दूर। तभी नीरज को दूर से बस आती हुई दिखाई देती है। वो औरत अपने बच्चे के साथ भागती हुई बस की तरफ जाती है। नहीं, रुको! वह भागकर उनके पास जाता है और जाकर बच्चे को पकड़ता है। और इसी बीच नीरज को उन दोनों का असली चेहरा भी दिखाई देता है, जो कि बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका चेहरा किसी चीज से कुचल दिया गया हो और उसकी एक आंख की जगह खोखली थी। उसके बाल तो किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। मार डालो मेरे बेटे को। वहीं दूसरी ओर उसके बेटे का एक हाथ गायब था और सिर पर भी किसी गहरी चोट का निशान था। मुझे और मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह दृश्य देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है और साथ ही उस वक्त वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। अचानक से उसके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। मैंने बोला था तुझे कि चले जा यहाँ से, पर तूने नहीं सुना। अब तुझे भी बाकी सबकी तरह मरना होगा। नीरज पीछे हट जाता है और वो बस उन दोनों के आर पार हो जाती है। नीरज काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। वह बस भी नीरज के लिए नहीं रुकती है। नीरज तेजी से भागता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत और उसका बच्चा पीछे आ रहे होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मुझसे बचकर इस अंधेरे में और कहाँ जाएगा तू? काफी दूर तक भागते हुए नीरज की सांस फूल जाती है और वो हांफने लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है और वो औरत और बच्चा अभी भी उसके पीछे होते हैं। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरे पुराने रूप में मेरा पीछा करके तूने अपनी मौत को बुलाया है। तू मुझसे अब नहीं बच सकता। तभी थोड़ा आगे जाकर एक और बस आकर नीरज के पास रुक जाती है। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो? इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? आओ बस में बैठो। घबराया हुआ नीरज बस में बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों था? यही प्रश्न नीरज के मन में बार बार आ रहा था। नीरज उस कंडक्टर को सारी घटना के बारे में बताता है। देखिए, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। असल में वो जगह भूतिया है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह भूतिया बन गई। आप पहले इंसान नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ। नीरज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? तब वो कंडक्टर उसे एक सच्ची घटना सुनाता है, जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है।
आज से 7 साल पुरानी बात है। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर बस से शहर जा रहा था। तभी रास्ते में बस रुकी तो बच्चे ने खाने की चीज की जिद की और वो आदमी बस से उतरकर उसके लिए कोई चीज लेने चला गया। वहां बहुत भीड़ थी, उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तब वो बच्चा भी अपनी सीट से उतरकर भागने लगा और उसकी माँ भी पीछे भागी। दोनों माँ बेटे बस से उतर गए, लेकिन वो आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ वहां ढूंढने लगी। ढूंढते हुए वो जंगल में पहुंच गई। इतनी देर में तो बस भी निकल गई। वो औरत वापस सड़क पर आकर अपने पति का इंतजार करने लग गई। तभी वहां एक और बस आ रही थी, तो उस आदमी ने चुपके से आकर अपनी पत्नी और बच्चे को बस के आगे धक्का दे दिया। वो आदमी अपने बच्चे और पत्नी को मारना ही चाहता था, इसलिए गायब होने का नाटक कर रहा था। पर क्यों? ये तो नहीं पता। बस इसी वजह से उन दोनों माँ बेटे का भूत कई लोगों को दिखाई देता है। और एक सच्चाई ये भी है कि उनके झांसे में आकर उनको बचाने के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। नीरज को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच गया था, यह अच्छी बात थी। फिर नीरज उस रात की पूरी घटनाओं को एक बार फिर से याद करता है और डर से कांप उठता है। वह बस एक सीट के कोने में सहम कर बैठ जाता है, मानो उसे अभी भी यकीन ना हो रहा हो कि उस डरावने मंजर से गुजरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। नीरज उसी बस में रात भर सफर करने के बाद अगली सुबह अपने शहर पहुंच जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।